नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेस विजयनगर में। कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। आज हम बात करेंगे कक्षा 8 हमारा राजस्थान में अध्याय 7 जो रहेगा हमारा जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। ये क्लास 8 के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इस अध्याय के अंतर्गत जो सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, सामाजिक नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर सुधारने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनको हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। जो अक्सर गाइडू के अंदर जो प्रश्न नहीं मिलते हैं, वो इस वाले पार्ट से या ये वाला टॉपिक देखने पर वो चीजें क्लियर होती है। तो एंड तक आप इस पूरी क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करेंगे और बाद में इसके हम क्वेश्चन आंसर भी जो देखेंगे उसको भी सॉल्व करेंगे। तो इस क्लास में हम जानेंगे कि सरकार जो है अपने सभी नागरिकों के लिए जो कल्याणकारी पहल करती है। जैसे एक परिवार में हम सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करते हैं, वैसे ही सरकार हमारे देश के सभी नागरिकों के और राज्य सरकार भी सभी नागरिकों के लिए जो कल्याणकारी जो पहल करती है, उनके कल्याण के लिए, उसके लिए जो योजनाएं चलाई जाती है, उन योजनाओं को कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है और किस प्रकार प्रयास कर रही है, वो हम इस क्लास में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बाकी जो भी क्लास देख रहे हैं एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। कैसी क्लास लगी आपको वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताओगे। तो बात करें कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। भारत देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां शासन की जो मुख्य सत्ता है, जो शासन की जो बागडोर है, वो जनता के हाथों में होती है, जनता के द्वारा चुनी जाती है। और लोकतंत्र में सरकार अपने नागरिकों के लिए प्रत्येक स्तर पर लोक कल्याणकारी पहल करती है, अपने नागरिकों के लिए जो कल्याण के लिए नीतियां वगैरह बनाती रहती है। हमारा संविधान भी, हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना पर जोर देता है। ठीक है, तो हमारा संविधान है, उसमें हम प्रस्तावना में देखे तो उसमें भी ये लिखा हुआ कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो उसमें न्याय की, सामाजिक न्याय की, समानता की सब बात की जाती है। तो हमारा संविधान भी कहता है कि हमारा जो नेचर है वो किस प्रकार का होना चाहिए, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और राजनीतिक स्तर पर भी सब समान होने चाहिए। न तो सामाजिक यानी किसी के साथ भेदभाव किया जाना चाहिए, ना इतना कोई अमीर कि जो अमीर है वो अमीर का अमीर बना रहे और गरीब कभी ऊपर उठने का उसके पास मौका ही नहीं मिले, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने का, उम्मीदवार बनने का, ये सभी चीजें जो होती है, तो हमारा संविधान भी जोर देता है इन पर। हमारी सरकार ने सामाजिक समरसता, राजनीति और आर्थिक समानता हेतु कई जन कल्याणकारी कानून बनाए हैं, जिसको हम इस वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सरकार ने भी हमारे नागरिकों में, हमारे देश के सभी नागरिकों के साथ सामाजिक भेदभाव नहीं हो, सभी सामाजिक रूप से समान हो, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से समान हो। गरीब भी ऊपर, उनको कुछ प्रयास या सहायता करके ऊपर उठने की जो हेल्प की जाती है, ऐसी कल्याणकारी योजनाएं सरकार बना रही है। तो कौन कौन सी योजनाएं बना रही है उसको हम इस क्लास में पढ़ेंगे। आपका काम क्या रहेगा, उसको याद करना है। ठीक है, यस सर। पहला है भूदान आंदोलन एवं भूमि सुधार।
भूदान आंदोलन एवं भूमि सुधार। होता क्या है कि प्राचीन समय में राजस्थान और भारत देश में जागीरदारी व्यवस्था, जागीरदारी प्रथा प्रचलित थी। यानी जिनके पास जमीन है उनके पास काफी सारी जमीन है, 4-5 हजार बीघा जमीन पूरी उन्हीं के नाम पर है, जागीरदारों के नाम पर जमीन हुआ करती थी। और जो लोग खेती करते थे, किसान जो खेती कर रहे हैं, उनके पास बिल्कुल ही जमीन नहीं है। तो एक आंदोलन चलाया गया कि जिनके पास ज्यादा जमीन है वो जमीन, जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, जो किसान के पास कुछ भी नहीं है, उनको दान किया जाए, जमीन का दान करना। ज्यादा जमीन वाले जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको दान करना एक आंदोलन चलाया था, वो भूदान आंदोलन है। कहाँ से शुरू हुआ है सारी डिटेल पढ़ने वाले हैं। और सरकार फिर जो किसानों के पास जो भूमि वगैरह दी गई है उसको, उसमें जो अधिनियम लाए गए हैं, सुधार के कुछ अधिनियम लाए गए हैं, वो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए, प्राचीन काल से चली आ रही जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा थी प्राचीन समय में, जिसमें जमींदारों के पास ही जमीन हुआ करती थी, जमीन का मालिक वही जमींदारी होते थे। कारण भूमि स्वामित्व की विषमता एक विकराल समस्या का रूप कर चुकी थी कि जिनके पास 4-4, 5-5 हजार बीघा जमीन है वो वही मालिक है, और किसान जो खेती करने वाले हैं उनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है। आजादी के बाद सरकार ने कानून बना करके जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। ठीक है, जमींदारी प्रथा को तो समाप्त कर दिया कि ठीक है भाई, जमींदारी प्रथा है, अब आप लोग के पास इतनी जमीन वगैरह नहीं रहेगी। लेकिन कुछ कानूनों की आड़ में जमींदारों ने किसानों के पास उपजाऊ जमीन का हक देने से रोक दिया। जमींदारों ने कह दिया हमारी जमीन है, हम क्यों देंगे, हम ऐसे कैसे दे दे। जमीनी स्वामित्व की विषमता के कारण देश में कई जगह हिंसात्मक घटनाएं भी होने लगी, कहीं कूटा मारपीट ऐसा होने लगा। किसान लोग बात कह रहे हैं हम किसान हैं, खेती कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो इसमें कुछ हक है ही नहीं है, तो हमें भी कुछ दिया जाए। उसी समय विनोबा भावे ने, नाम याद रखना ये, विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के एक छोटे से गांव पोचमपल्ली में एक जमीन का टुकड़ा दान देकर के भूदान आंदोलन की शुरुआत की है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। भूदान आंदोलन किसने चलाया था? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने चलाया है। 18 अप्रैल 1951 को इसकी शुरुआत हो रही है। तेलंगाना राज्य के एक छोटा सा गांव है पोचमपल्ली गांव में विनोबा भावे ने अपने जमीन का एक थोड़ा सा हिस्सा दान करके ये आंदोलन चलाया। और इस भूदान आंदोलन का उद्देश्य है जमीनी स्वामित्व विषमता को दूर करना। जो इसका उद्देश्य क्या है कि जमीन के स्वामित्व की जो विषमता है इसको दूर करना है। जिनके पास जो केवल कृषि पर निर्भर है और उनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, ऐसी विषमताओं को दूर करना ये भूदान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। विनोबा भावे ने भूस्वामियों से उनकी कुल जमीन का 6वां हिस्सा दान देने की अपील की थी। कितनी आप दान दे दो, ज्यादा मत करो, तो कोई बात नहीं, आपके पास जितनी जमीन है उसका 6वां भाग दे दीजिए। यानी 6 बीघा है तो 1 बीघा आप दान दे दीजिए, 600 बीघा है तो 100 बीघा आप दान दे दीजिए। तो 1/6 भाग दान देने की इन्होंने अपील की। पूरे देश में इस आंदोलन को जनता का समर्थन मिला। पूरे देश में सभी किसानों ने और सभी जनता ने इसका समर्थन किया है और भूदान में प्राप्त जमीन का
लगभग 1/3 भाग जितना भी भूदान में जो जमीन प्राप्त हुई है तो उसका 1/3 भाग का उपयोग समाज के वंचित वर्ग एवं आदिवासी भूमिहीनों में बांटने में किया गया। जितनी जमीन आई तो उसका 1/3 भाग है जो वंचित वर्ग है, बिल्कुल पिछड़े हुए हैं वंचित वर्ग और आदिवासी है, उनको बांटा गया। विनोबा भावे की जो ये अपील है, भूदान आंदोलन, इस पर राजस्थान में भी आरंभ हुआ। राजस्थान में ये कहाँ से आरंभ होता है तो राजस्थान में विनोबा भावे का जो भूदान आंदोलन है ये नागौर जिले में यहाँ से आरंभ हुआ है। राजस्थान में नागौर जिले से आरंभ हो रहा है और बाद में राज्य सरकार ने ग्राम दान अधिनियम 1971 भी पारित किया गया। यह भी ध्यान रखना, राजस्थान सरकार ने ग्राम दान अधिनियम 1971, यूं पूछा जाएगा, राजस्थान राज्य सरकार ने ग्राम दान जो अधिनियम है ये कब पारित किया गया है तो हम बताएंगे सर 1971 में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पूरे गांव के लोग, सारे गांव के लोग मिल करके कुछ जमीन का जो क्षेत्र होता है उसमें समाज के सभी हितों के लिए छोड़ दिया जाता है कि ये क्षेत्र है, ये जमीन है, जो इसमें खेती करना चाहे वो कर लीजिए, या ये सब दे देते हैं कि आदिवासी क्षेत्र के लोग सारे मिलकर के ये इस क्षेत्र में खेती कर दीजिए। तो ये होता है ग्राम दान। गांव के वंचित वर्ग या पिछड़े वर्ग के लिए पूरा सारे गांव वाले मिलकर के जो दान देते हैं उसको कहते हैं ग्राम दान अधिनियम 1971। तो 1971 में यह पारित होता है। आजादी के समय राजस्थान की 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। राज्य का आधा से ज्यादा भाग रेगिस्तानी और सूखा था। वर्तमान में विभिन्न कई नई औद्योगिक और आर्थिक शक्तियां का उदय हुआ और विकास के कारण राज्य की भूमि एवं कृषि पर निर्भरता कम हुई है। धीरे धीरे, पहले तो 75% जनसंख्या हमारी कृषि पर ही निर्भर थी, बट धीरे धीरे अब नई औद्योगिक और आर्थिक शक्तियां विकसित हो रही है जिससे भूमि और कृषि पर निर्भरता कम हुई है। फिर भी जो पूर्ति कृषि के माध्यम से पूरी होती है वो कृषि ही पूरी करेगी। कृषि भूमि और किसान राज्य की प्राथमिकता में सर्वोपरि है। ठीक है, तो उद्योगों पर इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, फिर भी सरकार का कृषि भूमि और किसानों पर जो ध्यान सर्वोपरि है। राज्य सरकार ने भूमि विवादों में फंसी जो जनता है, जो जमीन को लेकर के जो विवाद वगैरह होता है उसमें जनता को सस्ता न्याय मिले, जल्दी न्याय मिल जाए और सुलभ न्याय मिल जाए, जल्दी से न्याय मिल जाए, इसके लिए राजस्व मंडल की स्थापना की गई है। कब की गई है? 1949 में राजस्व मंडल की स्थापना की गई है, जिसका वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है सर? वर्तमान में इसका मुख्यालय अजमेर में है। राज्य सरकार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो किसानों के लिए, किसानों का जो उपज वगैरह होती है उसका उचित मूल्य मिल जाए, किसानों का शोषण नहीं हो और किसानों को अधिकार मिले, इसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू किया गया है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब लाया गया है? 1955 में, जिसमें क्या होता है, किसानों की जो जमीन है उनसे संबंधित और किसानों का शोषण वगैरह जो होता है उस पर रोक लगाई जाती है, शोषण नहीं होने दिया जाता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 ये लागू किया गया है। राज्य सरकार भूमि की गुणवत्ता सुधारने और पैदावारी बढ़ाने के लिए कई सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। सिंचाई सुविधा के नहर वगैरह बना रहे हैं, ड्रिप सिस्टम वगैरह, नई नई तकनीकों आदि सुविधाओं का विस्तार कर रहा है, सरकार प्रयास कर रही है
जिससे किसानों पर खर्चा कम हो और उनसे उपज से तकनीकों के माध्यम से उपज से ज्यादा किसानों का प्रॉफिट हो। तो इसमें क्या क्या याद रखनी है, एक तो हम याद रखेंगे भूदान आंदोलन। और भूदान आंदोलन कब चलाया था, किसके नेतृत्व में, तो एक तो हम ध्यान रखेंगे यह आंदोलन जो चलाया सर विनोबा भावे के नेतृत्व में 18 अप्रैल 1951 तेलंगाना पोचमपल्ली गांव से चालू हुआ है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या, जमीनी जो स्वामित्व है उसकी विषमता को दूर करना। और इसमें कितनी जमीन दान देने की अपील की है, तो 6 भाग दान देने की बात की है। और जिसमें जितनी भी जमीन दान दी गई उसका 1/3 भाग वंचित वर्ग और आदिवासियों में बांटा गया है। और राजस्थान में ये कहाँ से चालू हुआ है, तो नागौर जिले से चालू हुआ है। और ग्राम दान अधिनियम 1971, इसके अलावा जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम है 1955 है। और राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो सरकार के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है समाज में उत्थान के लिए, वो है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं अस्पृश्यता क्या होती है। प्राचीन समय में क्या होता था कि समाज में उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के जो लोग होते, दलित वर्ग होते हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। इस तरीके से भेदभाव किया जाता था कि ना तो उनको उनके बराबर बैठने दिया जाता था। जहां उच्च वर्ग के लोग पानी पी रहे हैं, जिस कुएं से पानी पी रहे हैं, उस कुएं से या नलकूप से उनको पानी नहीं भरने दिया जाता था। इस प्रकार से उनका शोषण किया जा रहा था, भेदभाव किया जा रहा था। तो फिर शुरू में ही कुछ हमारे सामाजिक जो जागरूक व्यक्ति आए हैं, उन्होंने समाज सुधारक हुए हैं, जिन्होंने इस प्रथा को, इस कुरीति को समाप्त करने का प्रयास किया है। और आगे चल करके हमारे संविधान में एक अनुच्छेद बना है, अनुच्छेद 17, छुआछूत भेदभाव करना, अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। यदि अब कोई व्यक्ति इस प्रकार से छुआछूत करेगा, भेदभाव करेगा, तो ये एक दंडनीय अपराध है। तो आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, रामास्वामी नायकर, महात्मा गांधी ने जातिगत भेदभाव और असमानता को दूर करने का प्रयास किया था। इन्होंने प्रयास किया था। इसी तरह राजस्थान में भी स्वतंत्रता से पूर्व हमारे राजस्थान में दयानंद सरस्वती जी आए। उन्होंने समाज में जो भेदभाव किया जा रहा है उसको समाप्त करने का प्रयास किया। गोविंद गुरु जो हुए हैं, मामा बालेश्वर, हरिभाऊ उपाध्याय, इन्होंने समाज सुधारकों के नाम लिया जाता है, जो समाज में भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया है। समानता लोकतंत्र का आधार है। हमारे लोकतंत्र में जो जनता का जो शासन है, तो जनता के शासन में तो सब समान होना चाहिए। यदि इस प्रकार से भेदभाव किया जाएगा तो फिर ये लोकतंत्र हम नहीं कह पाएंगे। तो भारत के प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समान माना गया है और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद हमारा 14 कहता है कि जो भी कानून बनेगा, वो भारत में कानून बनेगा, वो सभी के लिए समान बनेगा। वो ऐसा कानून नहीं होगा जो अमीरों के लिए होगा, जो उच्च वर्ग होगा उनके लिए होगा। तो जो कानून होगा, कानून के सामने सब समान है, कानून से सभी को संरक्षण प्राप्त है। और अनुच्छेद 15 यह भी कहता है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि संविधान कह रहा है कि राज्य जो है किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी व्यक्ति के नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, उसकी जाति, उसका वर्ण, कलर देख करके
और उसके जो कार्य किया जाता है उसको देख करके लिंग, मेल फीमेल या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य न तो कहेगा कि यह कानून केवल हिंदू धर्म के लिए, ये मुस्लिम के लिए, ये ईसाइयों के लिए, ये केवल जाट समुदाय के लिए, ये गुर्जर समुदाय के लिए, इस प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। जो भी कानून बनेगा उसमें क्या लिखा हुआ आएगा? नागरिक, भारतीय नागरिक लिखा हुआ आएगा। तो राज्य किसी भी व्यक्ति, किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, वर्ण, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 15 में कह रखा है। और संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत, अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता उन्मूलन, इसको छुआछूत को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 भी लागू किया गया है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 है। राजस्थान सरकार ने भी, भारत सरकार ने लागू किया तो राजस्थान सरकार ने भी अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को अपने यहाँ प्रभावशाली रूप से लागू किया है। राजस्थान सरकार अस्पृश्यता अधिनियम कब लागू किया गया है? 1955 में। इसी के तहत राजस्थान सरकार में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, राजस्थान सरकार में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति होगी, अनुसूचित जनजाति होगी, इस पर अत्याचार निरोधक कानून 1989 को भी सख्ती से लागू किया गया। जिसमें क्या होता है? दलितों के आर्थिक अधिकारों के संरक्षण हेतु विशेषकर इसमें जमीन अतिक्रमण करने वाले जो दलित वर्ग के होते हैं, एसटी एससी समुदाय के जो लोग होते हैं, उन पर जमीन पर कोई अतिक्रमण कर लेता है या उच्च वर्ग के लोग द्वारा निजी जमीन से बेदखल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई का इसमें प्रावधान है। उनकी जो निजी जमीन है उसमें कोई बेदखल नहीं कर सकता है उच्च वर्ग का कोई भी व्यक्ति। और वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा शिक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास, अनुसूचित जाति, जनजाति और आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला बच्चों के लिए कल्याण के कार्य करता है। तो ये हमने देखा है अस्पृश्यता उन्मूलन, जिसमें पहले कौन कौन से समाज सुधारक आए थे जिन्होंने प्रयास किया है। बाद में भारत सरकार ने जो संविधान है उसमें भी अनुच्छेद 14 में बात कही गई, कानून के सामने सब बराबर है, कानून सभी को संरक्षण देता है, जो भी कानून की जो हेल्प मांगेगा, कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए संरक्षण है कानून में। और राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग और वर्ण, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और अनुच्छेद 17 में भी कहा गया, हमारे संविधान में अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत करना एक कानूनी अपराध है, कोई भी नागरिक किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेगा, छुआछूत नहीं करेगा। नागरिक इसको समाप्त करने के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 आता है और राजस्थान में भी 1955 में लागू हुआ था। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून 1989 में आया था। अब बात करते हैं महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण। महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण क्या होता है? महिला सशक्तिकरण कौन बताएगा आप में से? महिला सशक्तिकरण बताओ। देखिए तो सर, महिला सशक्तिकरण उसको कहते हैं जिस समाज में, जिस क्षेत्र में, जिस देश में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, महिलाओं को रोजगार प्राप्त करने का अधिकार हो, महिलाओं को समानता का अधिकार हो, महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार हो, उनको हम महिला सशक्तिकरण कहते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, नेहरू जी कह रहे थे आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देख करके उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं। जिस देश में महिला की साक्षरता दर अच्छी है, निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका है, महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया है, महिला वहां पर
पुरुषों के बराबर समान उसको अधिकार मिला हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि यह देश बहुत आगे बढ़ने वाला है। और भैया, जिस देश में महिलाओं को केवल घर पर ही रखने के लिए कह दिया है कि आपको शिक्षा नहीं दिलाई जाएगी, आपको रोजगार करने की स्वतंत्रता नहीं है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं देश गर्त में जा रहा है भैया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देख करके उस राष्ट्र का हाल बता सकते हैं कि उस देश की क्या स्थिति रहने वाली है। इस संदर्भ में नेहरू जी का कथन बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है राजस्थान के संदर्भ में, कि हमारे राजस्थान में तो वैसे महिलाओं ने शासन व्यवस्था तक देखी थी। कर्मावती देख लीजिए, रानी पद्मिनी है, हाड़ी रानी, शैल कंवर है, कई सारी महिलाओं जो अपन बात करें स्वतंत्रता आंदोलन में भी, जो भारत माता को आजाद कराने के लिए आंदोलन की लड़ाई में भी लड़ी थी। तो यहाँ के इतिहास में वीर महिलाओं की गाथाओं को देखने की मिलती है। राजस्थान में तो महिलाएं आजादी की लड़ाई में भी तलवार लेकर के लड़ी थी। फिर भी राजस्थान के समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता है कि ज्यादा जो चलेगी वो पिताओं की चलेगी, यानी जो है पिता की संपत्ति पर बेटे का ही अधिकार रहेगा। महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता वगैरह नहीं दी जाती पुरुषों के बराबर, रूढ़िगत मान्यताएं हैं। इसके चलते ऐसा होता कि नहीं कि महिलाओं को इतनी शक्ति नहीं दे सकते हैं, इतना पावर नहीं दे सकते हैं, महिलाओं को केवल घरेलू कार्य के लिए ऐसे ही समझा जाता था। बहुत ही विचारणीय रही है। लिंगानुपात देके, साक्षरता देके, स्वास्थ्य देके, रोजगार आदि के क्षेत्र में राजस्थान की महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं थी, जितनी हम चाहते थे। जितना पुरुष डेवलपमेंट, पुरुषों का साक्षरता दर बढ़ रही थी, पुरुषों की जो स्थिति थी वैसी महिलाओं की नहीं थी। इसलिए महिलाओं की स्थिति को सुधारना हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। भैया, महिलाओं की स्थिति को भी सुधारो। यदि इस प्रकार से ये स्थिति बनी रही तो बहुत अपन गर्त में चले जाएंगे। स्वतंत्रता के समय देश की महिला साक्षरता दर बहुत कम थी, बहुत कम। कितनी थी? महिला साक्षरता दर 1951 में 2.51% थी। यानी यूं समझ लो कि 100 महिलाओं में से लगभग 2 या 3 महिलाएं पढ़ी लिखी मिलती थी। ठीक है, 98-97 महिलाएं अनपढ़ी थी उस टाइम पर 1951 में। तो आजादी के समय महिला साक्षरता दर बहुत कम थी। स्वतंत्रता के बाद से ही विभिन्न प्रोत्साहन, मोटिवेट वगैरह सरकार कई सारी योजनाएं चलाई है, जिससे महिला शिक्षा को बढ़ावा मिला है। और 2011 के जो जनगणना के आंकड़े देखे तो राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी रही है? राजस्थान में महिला साक्षरता दर 52.12 है। हम 52.12 तक तो पहुंच गए हैं, फिर भी लगभग आधी महिलाएं ही अभी तक साक्षर है। अब आधी महिलाएं अभी तक भी निरक्षर है। अब सरकार और प्रयास कर रही है कि साक्षरता दर हमारे ज्यादा से ज्यादा 100% हो जाए। इसके लिए कई सारे योजनाएं और पहल कर रही है। महिलाओं का विकास और सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सामाजिक और आर्थिक विकास की सभी धाराओं में महिलाओं की भूमिकाओं को प्रोत्साहित करने के प्रयास सरकार के द्वारा निरंतर किए जा रहे हैं। जिसमें कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं? महिलाओं की भूमिका और बढ़ाने के लिए, महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए, तो महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार के जो प्रयास है उनको हम देखते हैं। तो पहला प्रयास है राज्य महिला आयोग। राज्य महिला आयोग महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उनकी जांच के लिए, और महिलाओं के साथ जो भेदभाव वगैरह और उनके साथ जो अन्याय होता है उसकी जांच करने के लिए और उनको समय पर त्वरित न्याय दिलाने के लिए राज्य महिला आयोग की स्थापना की जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई है? तो 15 मई
15 मई 1999 को राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। इनका काम क्या रहेगा महिला आयोग का? महिला आयोग महिलाओं के प्रति जो अनुचित व्यवहार होता है, महिलाओं के साथ जो शोषण होता है, उसकी जांच करना और राज्य लोक सेवाओं में महिलाओं के प्रति जो भेदभाव किया जाता है, सरकारी सेवाओं में जो भेदभाव किया जाता है उसको भी समाप्त करना और महिलाओं की दशा में सुधार की दृष्टि से और किस प्रकार से महिलाओं की दशा में सुधार कर सकते हैं वो प्रभावी कदम उठाना, ये राज्य महिला आयोग का कार्य रहता है। राज्य महिला आयोग महिलाओं से जनता से सीधी सुनवाई करती है। कोई भी शिकायत है तुरंत शिकायत सुनती है। महिलाओं से जन संवाद करते हैं, उनसे बातचीत करके शिकायत तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर जो भी अखबार में कोई घटना छपती है वहां पर महिलाओं के साथ इस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है, तो जैसे ही खबर छपी उस पर राज्य महिला आयोग तुरंत सरकार का और दूसरों का ज्ञान उसमें ध्यान जाता या नहीं जाता, लेकिन राज्य महिला आयोग तुरंत उस पर संज्ञान लेकर के उस पर कार्रवाई करता है। और राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष रहती है, एक अध्यक्ष रहते हैं और 3 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। वर्तमान में हमारे राजस्थान के महिला आयोग का अध्यक्ष का पद रिक्त है। प्रथम महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताओ, देखिए कमेंट के। राजस्थान राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हम बताएंगे कांता खतूरिया। कांता खतूरिया राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। कांता खतूरिया। तो एक अध्यक्ष रहते हैं और 3 सदस्य रहते हैं राज्य महिला आयोग में। चले आगे। और इनका कार्यकाल, अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। इसके अलावा महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम, जिसमें कुछ महिलाएं ग्रुप बनकर के जो पैसे वगैरह इकट्ठे करते हैं, उन पैसों को कुछ महिलाएं मतलब 10-20 महिलाएं मिलकर के एक समूह बनाते हैं और छोटी छोटी बचत के माध्यम से जो रोजगार या अपना खुद का जो आत्मनिर्भर के लिए जैसे सिलाई वगैरह, छोटा कुछ अचार वगैरह बनाना करना, ऐसी चीजें होती है। और उनसे जो बनी हुई चीजें है फिर सरकार उनको जहाँ तक माल है दूसरी जगह पहुंचाने का उनकी हेल्प करती है। इससे क्या होता है कि महिलाओं में खुद में जो इनको एक तो स्वरोजगार मिल जाता है और इनसे बनी हुई जो चीजें हैं उनको सरकार बिक्री के लिए अवसर उपलब्ध करवाती है और स्वावलंबन की प्रवृत्तियां इनमें विकसित होती है। ठीक है, तो बात करते हैं कौन सा है? महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम, जिसमें क्या होता है कि महिलाओं को रोजगार देने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है, महिला स्वयं सहायता समूह। इसमें 10 से लेकर के 20 महिलाएं स्वयं अपने निर्णय लेकर, खुद निर्णय लेकर के एक ग्रुप बनाती है महिलाएं और छोटी छोटी बचत के माध्यम से कि सप्ताह में 50 रुपए आपको यहाँ देना, इकट्ठा करके फिर सभी महिलाएं क्या करती है उसमें कोई भी चीज चालू कर देते हैं। स्वावलंबन की प्रवृत्ति विकसित होती छोटी छोटी बचत से और स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ती है। खुद का कोई रोजगार खोल देते हैं, इसमें सिलाई की कोई खोल दिया है या कोई अचार बनाने का, आपको बताया मैंने अचार वगैरह बनाने का। ऐसा इन समूह द्वारा जो भी निर्मित वस्तुएं होती है उनको बिक्री के लिए सरकार भी अवसर उपलब्ध करवाती है। आप अचार बना रहे हैं, ढालू का बना लिया, किसी का बना लिया, फिर सरकार आएगी, सरकार के द्वारा व्यक्ति आएगा, सरकार उसका प्रचार करेगी और ढालू भी बिक जाएगा, आपको भी रोजगार मिल जाएगा और जिनको आवश्यकता है वो भी पूरी हो जाएगी। जिनको अचार चाहिए वो भी अचार लेके आ जाएगा। अब बात करते हैं महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005। महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया जाता है उस पर तुरंत
न्याय दिलाने के लिए एक अधिनियम आता है, महिला घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए, तो महिलाओं को घरेलू हिंसा में संरक्षण पाने के लिए और तुरंत राहत देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम लाया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है। महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम कब आया गया? 2005 में। इसमें घरेलू हिंसा को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया। घरेलू हिंसा को किस किस को कहते हैं? मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, ठीक है, देश के सभी प्रकार से आता है। राजस्थान में इस अधिनियम के तहत महिला और बाल विकास विभाग के सभी महिला और बाल विकास विभाग के सभी उपनिदेशक हो गए और बाल विकास परियोजना अधिकारी हो गए, प्रचेताओं को इसको संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। और राज्य के सभी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को चिकित्सा सुविधा के रूप में अधिकृत किया गया है। यदि कहीं पर भी घरेलू हिंसा वगैरह हो जाती है तो अस्पताल वाले तुरंत वहां पहुंचेंगे और उस महिलाओं को पहले उसका चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। मारपीट हो जाती है, गलत चीज है ये भी, ठीक है, घरेलू हिंसा वगैरह ये भी बिल्कुल रुकनी चाहिए। नेक्स्ट है राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, इसका शॉर्ट नाम है सबला। ये जो किशोरी बालिकाएं होती है उनके लिए है, ठीक है, सबला योजना। सबला योजना का पूरा नाम क्या रहेगा? राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना। इसके अंतर्गत किशोरियों को, जो 11 से 18 साल की जो बालिकाएं होती है, उनका पोषण और स्वास्थ्य सुधार है। इस समय यदि उनको पौष्टिक स्तर जो है, जितना भी जो आवश्यक चीजें होती है वो नहीं मिल पाती है, पोषण में जो आवश्यक चीजें नहीं मिल पाती है, तो उनका डेवलपमेंट नहीं होता, शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है, उनका स्वास्थ्य सही तरीके से नहीं चल पाता है। तो पोषण और स्वास्थ्य स्तर सुधारने, उनमें साक्षरता और कौशल विकास तथा जो सामाजिक मुद्दे पर बेहतर समझ विकसित करने का प्रयास किया जाता है। और ये योजना 11 से 18 वर्ष तक के विद्यालय न जाने वाली अथवा बीच में कोई विद्यालय छोड़ करके किशोरी बालिकाओं के लिए बीच में छोड़ देकर चली जाती है, उसको वापस शिक्षा से जोड़ने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। तो एक तो उनका स्वास्थ्य के प्रति और शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें, और समाज में जो मुद्दे बाल विवाह वगैरह, उनकी जल्दी शादी वगैरह कर देते हैं, तो इन पर रोकने के लिए ये चलाया जा रहा सबला योजना। और सरकार के द्वारा कौन सा प्रयास किया जा रहा है? तो अगला जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा तो जगह जगह आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कब शुरू किया गया? 2015 में। देश भर में जो बाल लिंगानुपात घट रहा है उसको ध्यान में रखते हुए महिला और बाल विकास मंत्रालय, कौन कौन से मंत्रालय के द्वारा ये चलाया जा रहा है, इसकी पहल है। तो एक तो महिला और बाल विकास मंत्रालय, दूसरा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय की ये संयुक्त पहल है। इसके अंदर क्या क्या कार्य करवाए जाते हैं, कौन कौन से, किस उद्देश्य को निर्धारित किया गया है? एक तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, ठीक है, गर्भ में ही जो भ्रूण है उसकी जांच करवा करके यदि लड़की है तो उसको मार देते हैं। तो एक तो इस कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है। विद्यालयों में, स्कूल के अंदर लड़कियों की संख्या बढ़ाना है और विद्यालय छोड़ने वाली संख्या को, जो बालिकाएं चौथी पांचवी छठी तक पढ़ करके, आठवीं तक पढ़ करके फिर स्कूल छोड़ देती है, तो उनको संख्या को कम करना और शिक्षा के अधिकारों के नियमों को लागू करना। शिक्षा का जो अधिकार है, नियम, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, आरटी 2009, जिसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। आरटी शिक्षा का अधिकार, इसको लागू करना। 14 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना और लड़कियों के लिए शौचालयों के निर्माण में वृद्धि करना जैसे उद्देश्य इसमें निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कानून और भी बनाए गए सरकार के द्वारा, जिसमें क्या क्या है?
हिंदू उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण और संरक्षण अधिनियम 1956 जिसे 2005 में संशोधन किया गया। क्या होता है कि हमारे हिंदू में जो पिता की संपत्ति है उस पर बेटे का ही अधिकार रहता है, बेटियों का अधिकार नहीं होता था। लेकिन हिंदू उत्तराधिकारी और दत्तक ग्रहण संरक्षण अधिनियम 1956 के तहत पिता की संपत्ति में बेटियों का भी हिस्सा रहता है, जिसमें संशोधन किया गया था 2005 में। बेटियां भी चाहे तो अपने पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा ले सकते हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961, दहेज निषेध अधिनियम शादी के टाइम पर दूल्हा जो अपने होने वाली पत्नी के पिता से काफी दहेज मांगता है, मुझे थार गाड़ी दिलाओ, फलानी दिलाओ, ये भी एक अपराध है। ठीक है, कोई भी ना तो दहेज लेगा ना देगा। दहेज निषेध अधिनियम 1961। उसके अलावा बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता था। शारदा एक्ट के प्रयासों से लागू किया गया और बाद में 1978 में संशोधन किया गया और 2006 में भी संशोधन किया गया है, जिसमें 21 साल का तो बॉयज इससे कम नहीं होना चाहिए और 18 साल से कम उम्र की यदि लड़की की शादी होती है तो उसे बाल विवाह की श्रेणी में माना जाता है। चलिए, वो महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा से संबंधित थी। अब बात करते हैं अगला, और समाज में जो उत्थान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार के द्वारा कौन सी योजनाएं हैं, तो वो है मतदान प्रक्रिया। नेक्स्ट है मतदान प्रक्रिया। तो विद्यालय में बाल संसद के चुनाव हो रहे थे, स्कूल में कोई चुनाव हो रहे थे जिसमें क्लास का मॉनिटर चुनना है कि ये प्रधानमंत्री रहेगा, ये फलाना मंत्री रहेगा। तो इसमें हम बात कर लेते हैं, बाकी आप पढ़ लेना कि जो हमारे जो चुनाव होते हैं, हम कई चुनाव में तो क्या करते हैं, जो स्लिप होती है स्लिप के ऊपर जो ठप्पा लगा करके उसके अंदर डाल देते हैं। लेकिन जो अधिकांश चुनाव होते हैं, हमारे अधिकांश चुनाव, लोकसभा चुनाव हो गए, विधानसभा चुनाव हो गए, वो एक मशीन के द्वारा होते हैं। उस मशीन का नाम है ईवीएम। सब नाम सुना होगा, ईवीएम। ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है जिसमें मतपत्र पर मोहर लगाने के स्थान पर क्या करना पड़ता है, बटन दबाया जाता है। और एक ईवीएम पर अधिकतम कितने उम्मीदवार को वोट दिया जा सकता है, 16 उम्मीदवार को। 16 उम्मीदवार का नाम हो सकता है उसमें। और अंतिम जो बटन होता है उस ईवीएम का अंतिम बटन कौन सा होता है, नोटा। 16 उम्मीदवार है, 16 में लगा कि आपको तो 16 में के 16 ही पसंद नहीं है, वोट तो देना, वोट तो आपको नहीं छोड़ना यदि मतदाता सूची में आपका नाम है, बट मुझे ये 16 ही उम्मीदवार पसंद नहीं है, तो लास्ट वाला बटन कौन सा रहेगा, नोटा। नोटा का विकल्प दबा दीजिए। नोटा का पूरा नाम क्या है, नन ऑफ द अबव। नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये नाम भी आप याद रखना पूरा, इसका भी नाम पूछा जाता है, तो ध्यान रखना कितने उम्मीदवारों का नाम रहता है, 16 उम्मीदवारों का नाम रहता है, अंतिम बटन नोटा रहता है। और इस प्रक्रिया में मतदान केंद्रों का निर्धारण करना, कहाँ कहाँ पर वोट पड़ेंगे, तो मतदान केंद्र निर्धारित करना, मतदाता सूची प्रकाशन, कौन कौन वोट डालेंगे, और उम्मीदवारों की सूची, कौन कौन उम्मीदवार रहेंगे, ईवीएम को चुनाव हेतु तैयार करना आदि कार्य इसमें शामिल रहते हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए, जैसे मान लो कि एक जगह पर वोट पड़ेंगे, वहां पर जो जिला निर्वाचन अधिकारी होता, जिले का निर्वाचन अधिकारी कौन होता है, तो ये भी ध्यान रख लेना, कलेक्टर होता है। जिले का निर्वाचन अधिकारी, जिले का निर्वाचन अधिकारी सर है जिला, उसी जिले का कलेक्टर होता है। तो जिला कलेक्टर क्या करेगा, जिला कलेक्टर एक मतदान दल गठित करेगा, एक मतदान दल बनाएगा। मतदान दल में कौन कौन होंगे, मतदान दल में एक तो पीठासीन अधिकारी रहेगा, जैसे एक सेंटर पर वोट पड़ेंगे वहां पर मतदान दल रहेगा, उस मतदान दल में
एक पीठासीन अधिकारी रहेगा, बाकी अन्य मतदान अधिकारी रहेंगे। बाकी अन्य अधिकारी रहेंगे जिनका गठन कौन करेगा? कलेक्टर है, ठीक है, जिला निर्वाचन अधिकारी। ओके, जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? तो जिले का कलेक्टर होता है। ये एक मतदान दल गठित करता है। अब वोट कैसे डालते हैं सर? सबको पता है, छोटे बच्चे हैं वो पूरा देख लेना, और आपने वोट दे दिया है तो आपको सारी प्रोसेस आपको पता है, तो जल्दी से डाई की स्पीड बढ़ा करके आगे बढ़ जाना। मतदान केंद्र में प्रवेश करते हैं, वहां जाएंगे, अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी या जो भी सरकार उसमें, जो भी निर्वाचन आयोग उसमें गाइडलाइन में बताते हैं, वो लेकर के हम लाइन में चलेंगे, ऐसे वोट डालने जा रहे हैं। फिर हमारा नाम मतदाता सूची में मिलाएंगे। क्या नाम तेरा? कौन से नंबर पर है? नाम मिलाएंगे। नाम मिलाने के बाद में अच्छा आइए सा, हाथ आगे बढ़ाइए। कौन सा हाथ? बायां हाथ आगे बढ़ाओ। बायां हाथ की एक अंगुली को आगे करो। कौन सी? तर्जनी अंगुली। उस पर एक अमिट स्याही लगाई जाती है, यहाँ पर स्याही लगाएंगे कि आप मतदान कर रहे हैं। मतदाता रजिस्टर में उसका हस्ताक्षर करवाया जाता है, साइन कीजिए, और फिर ईवीएम मशीन पर वोट डालने के लिए आपको एक केबिन के अंदर भेजा जाएगा। जाओ आप वोट डालिए। वहां ईवीएम का जिसको भी आपको वोट देना है, गुप्त रूप से, कोई देखेगा नहीं कि आप किसको वोट डाल रहे हैं, गुप्त रूप से आप वोट डाल दीजिए। इस प्रकार मतदान प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। मतदान हो गया। आजकल ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह पर वीवीपीएटी मशीन चालू हो गई है। इसका उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि आप जैसे ही वोट डालेंगे, आपने बटन दबाया, क्योंकि आवाज आएगी, बीप बजेगी, और वहां पर 7 सेकंड के लिए जो स्लिप रहती है वो प्रिंट होकर के आएगी। आपने जो वोट डाला है, जिस उम्मीदवार को वोट डाला है, क्या वोट उसी उम्मीदवार को गया है या कहीं दूसरे को? तो ऐसे मशीन में खराबी, तकनीकी खराबी तो नहीं है, ऐसी तो कोई गड़बड़ी नहीं है कि सारे वोट उसी को जा रहा है। तो आप उस स्लिप में भी देख सकते हैं, उस पर्ची के अंदर भी देख सकते हैं। तो वीवीपीएटी क्या है? इसका वीवीपीएटी का पूरा नाम है वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, कि आप पेपर पर भी प्रिंट के माध्यम से देख सकते हैं। इसका उपयोग किया जाने लगा। संबंधित जो रिटर्निंग जो अधिकारी होते हैं, अपने सम्मुख उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में, फिर बाद में वोट वगैरह पड़ गए, कर गए, तो रिटर्निंग जो अधिकारी होते हैं वो जो भी उम्मीदवार है वो, या उम्मीदवार जिसको भी भेज देता है कि मेरे इस तरफ से ये जा रहा है, उसकी उपस्थिति में ईवीएम के जितने भी वोट डाले गए हैं उन वोटों की गणना होती है सभी ईवीएम मशीनों की, और बाद में क्या करते हैं, परिणाम घोषित कर देते हैं कि ये फलाना आदमी जीत गया है। चलिए वीवीपीएम का भी पूरा नाम देख लेते हैं। वीवीपीएटी का पूरा नाम है वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल है। एक प्रिंटर युक्ति है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप बटन दबाओगे, यहाँ स्लिप होगी, इसको ईवीएम के बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है। मतदान होते ही प्रिंटर द्वारा एक बैलेट पर्ची यहाँ प्रिंट होती है, जिस पर उम्मीदवार का नाम रहता, उम्मीदवार का क्रमांक नंबर, उम्मीदवार का नाम रहता है, उसका चुनाव चिन्ह क्या है जो रहेगा, और ये पर्ची कितने समय तक दिखेगी? यहाँ पर ये पर्ची ओनली फॉर 7 सेकंड तक दिखेगी। 1 2 3 4 5 6 7 7 सेकंड तक देखा, फिर चली जाती है। एक पारदर्शी बॉक्स में मतदाता को दिखाई देती है। उसके बाद पर्ची प्रिंटर के नीचे ड्रॉप बॉक्स होता है, उस बॉक्स में आ जाती है। बीप की आवाज सुनाई देती है, पर्ची चली गई है। इस प्रकार मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होती है। से मतदान ये जान सकते हैं, आप मतदाता ये जान सकता है कि उसने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है, कि फलाने आदमी को वोट दिया है, उसे वोट मिला या नहीं।
इसके उपयोग से निर्वाचन प्रक्रिया हमारी और निष्पक्ष हो गई है कि हम जिस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं हमारा वोट उसी को जा रहा है, जिस पर हमारे को पूरा विश्वास है। और गणना में विवाद स्थिति हो जाती है कि मशीनों में समस्या हो गई, टीका फलाना ये हो गया तो कोई बात नहीं। उम्मीदवारों ने जब वोट डाला था तब पर्ची आई थी तो पर्चियों को गिन लेते हैं। तो विवाद की स्थिति में, मतगणना में विवाद की स्थिति में क्या कर लेते हैं, इन पर्चियों की सहायता ली जा सकती है, कितने वोट पड़े और किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। ओके, अगला है स्वीप। स्वीप एक कार्यक्रम है जो निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाया जाता है। मतदान प्रक्रिया या मतदान में निष्पक्ष और नीतिपरक के उद्देश्य से इसका नाम क्या है, स्वीप, SVEEP, स्वीप, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन और एडुकेटरी और पार्टिसिपेटेड, सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता। इसमें मतदाताओं जो वोट डालने वाले और जितने भी नागरिक हैं और निर्वाचकों को जितने भी वोट डालने वाले अधिकारी और जितने भी है जो पीठासीन अधिकारी, उनको प्रशिक्षित करने के लिए, उनको बताने के लिए और उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा, किसके द्वारा चलाया गया है स्वीप कार्यक्रम है, निर्वाचन विभाग के द्वारा एक बहुमुखी कार्यक्रम को सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता कहते हैं। तो स्वीप का पूरा नाम भी आ सकता है, पूरा नाम क्या है, तो सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता, जिसमें दो कार्यक्रम है, दो उद्देश्य से चलाए जाते हैं। पहला सूचित मतदान और एक सूचित मतदान। सूचित मतदान में मतदान निष्पक्ष हो, किसी के दबाव में प्रेशर में आकर के न डाले, और जो भी मतदान दिया जा रहा है वो निष्पक्ष होना चाहिए, ना मतदान में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होनी चाहिए। और सूचित मतदान यानी जागरूक करना, सभी को जागरूक करना, मतदान क्यों करना चाहिए, वो खुद जागरूक होकर के मैं भारत का नागरिक हूँ, यहाँ लोकतंत्र है, मेरे द्वारा सरकार चुनी जाती है, तो खुद जागरूक होकर के मतदान करेगा, उसको सूचित कहते हैं। और मतदान निष्पक्ष तरीके से हो, किसी के दबाव में आकर के नहीं मतदान नहीं कर रहा, वो होता है सूचित। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार, जिसमें क्या होता है कि कोई भी नागरिक सरकार के द्वारा, सरकार के किसी भी अधिकारी के द्वारा या जो सरकारी कार्य है उसकी जांच या उसमें क्या चीजें रही है उसकी मांग सकता है कि इसमें गए उसके आंकड़ों की जांच मांग सकता है। तो सूचना का अधिकार कभी कभी समाज के विभिन्न वर्गों और सामाजिक संगठनों के द्वारा किसी खास कानून को बनाने के लिए सरकार से मांग की जा सकती है। इन मांगों के प्रति सरकार संवेदनशील होते हुए कानून का निर्माण करती है। ऐसा ही एक उदाहरण हमारे राजस्थान में देखने को मिलता है। राजस्थान में क्या होता है कि राजसमंद जिले की भीम तहसील के देवडूंगरी गांव में मजदूरों और किसानों ने अपनी मजदूरी से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड, जैसे मजदूरों की किन किन की आपने हाजिरी भरी है वो, और कितने कितने रुपए का उसको पेमेंट दिया, भुगतान किया है, उसकी रजिस्टर की प्रतियां मांगी है कि आप हमें दो कि कितने लोगों की तो आपने हाजिरी भरी है और कितना आपने पेमेंट दिया है, उसका रजिस्टर दो। ऐसी एक मांग रखी थी राजसमंद जिले के भीम तहसील के देवडूंगरी गांव में। इस मांग के आधार पर, ये जो मांग रखी थी इसके आधार पर 2000 में राजस्थान सूचना का अधिकार जो है, राजस्थान जो है सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पूरे भारत में सूचना का अधिकार लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा,
तो राजस्थान देश का पहला राज्य है जिन्होंने 2000 में सन 2000 में सूचना का अधिकार लागू किया गया। धीरे धीरे यह आंदोलन, ये जो सूचना का अधिकार का संघर्ष आंदोलन राष्ट्रव्यापी हो गया, पूरे देश में होने लगा। और ये कानून सरकारी स्तर पर जन भागीदारी और पारदर्शिता को बढ़ाने और जनता की भावना को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने भी सूचना का अधिकार आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई सूचना का अधिकार 2005 अधिनियम बनाया गया। यह कानून सरकारी स्तर पर जन भागीदारी, जनताओं की भागीदारी और पारदर्शिता, सब अपने सरकारी रिकॉर्ड की जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए शक्तिशाली कदम साबित हुआ। और इस कानून के माध्यम से कोई भी आम व्यक्ति सरकार या किसी भी सरकारी विभाग से, कोई भी आम व्यक्ति सरकार या किसी भी सरकारी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकता है। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध करता है और उनको 30 दिन के अंदर अंदर सूचना उपलब्ध करवाई जाती है। जो आरटीआई के तहत सूचना मांगी जा रही है तो कितने दिन में सूचना देनी होती है? 30 दिन के अंदर अंदर सूचना उपलब्ध करवानी होती है। ठीक, लेकिन कुछ ऐसी होती है जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित होती है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसकी आप सूचना मांग रहे हैं कि आपने इसको गिरफ्तार क्यों किया है और गिरफ्तार है या नहीं है, तो ऐसी सूचना आपको 48 घंटे के अंदर अंदर सूचना देनी होती है। 48 घंटे के अंदर अंदर सूचना उपलब्ध करवाई जाती है। कौन से वाले में? यदि बात आ जाए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात आ जाए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसी प्रकार से साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध, ये भी एक तरह की बहुत बड़ी समस्या हो रही है, जिसमें इंटरनेट के माध्यम से लोग जो फ्रॉड है वो हमारे सिस्टम है, जो भी लैपटॉप है, कंप्यूटर, मोबाइल है, उसको हैंग करके और या तो पैसे, बैंक से पैसे वगैरह निकाल लेते हैं या कुछ फाइलों पर जो रोक वगैरह लगा देते हैं, लॉक लगा देते हैं, सिस्टम को खराब कर देते हैं और उस फाइल के बदले में वापस पैसे मांगते हैं। ये एक साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध है। सरकार इस पर किस प्रकार से हमारे लिए कदम उठाए गए साइबर सुरक्षा से? ये एक तरह की सुरक्षा है साइबर सुरक्षा, जिसमें इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम होते हैं, जिसमें नेट चलता है, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा को साइबर अपराध से बचाने और सुरक्षित रखने का काम किया जाता है। बड़े बड़े कंप्यूटर विशेषज्ञ जो आईटी प्रशिक्षित लोग होते हैं वो इस काम करने में सक्षम होते हैं। साइबर सुरक्षा हमलों के प्रकार, कैसे कैसे हमले कर सकते हैं? तो बदली तकनीकी के कारण हमारी सुरक्षा हमारे लिए काफी चुनौती भरा काम है। साइबर धमकियां मिलती, अपराध से बचने के लिए हमारी जानकारी को सुरक्षित रखना काफी जरूरी है। हमारी जो भी जानकारी है उसको सुरक्षित रखना है। अब साइबर जो अपराध है वो कैसे कैसे हैं? रेनसमवेयर। रेनसमवेयर क्या होता है? ये एक प्रकार का वायरस होता है। रेनसमवेयर में क्या होता है? जो एक वायरस है, अपराधी क्या करता है, लोगों का जो कंप्यूटर या सिस्टम है उसके फाइलों को नुकसान पहुंचाता, फिर बाद में अपराधी कंप्यूटर या सिस्टम के मालिक से राशि वसूलता, तभी सिस्टम को छोड़ता। वो क्या करता, कहीं पर भी बैठे हुए, न जाने कहाँ बैठे हुए रहते हैं, हम घर पर बैठे हुए और हमारे कंप्यूटर की फाइल को लॉक कर देता है, कंप्यूटर को लॉक कर देता है, फिर पैसे मांगता है कि ये अब नहीं खुलेगा, मेरे को यदि इतना पैसा देता है तो ये तेरी फाइल खुलेगी वरना नहीं खुलेगी। तो कोई इंपॉर्टेंट जो चीज रहती है हमारी वो लॉक हो जाती है, फिर उनको पैसा देना पड़ता है। तो ये इस प्रकार के जो फाइल वगैरह या सिस्टम को लॉक कर देता है उसको बोलते हैं रेनसमवेयर। रेनसमवेयर। नेक्स्ट मालवेयर। मालवेयर क्या होता है? इसमें पूरे फाइल को क्रिप्ट कर देते हैं, फाइल को ही उड़ा देते हैं। इसमें तो लॉक कर देते हैं पैसे मांग करके, फिर ये क्या करते हैं
कि पूरा सिस्टम को ही खराब कर देते, कभी ठीक नहीं होगा वापस। कंप्यूटर वायरस हो गया, वॉर्म, ट्रोजन आदि इसमें मालवेयर के अंदर आते हैं, जिससे जो हमारे डाटा होता है उन डाटा को वो चुरा लेते हैं, हमारी जो निजी जानकारी होती है उसको ले लेते हैं। नेक्स्ट है साइबर धोखाधड़ी। साइबर धोखाधड़ी ऑनलाइन फ्रॉड या चीटिंग, ऑनलाइन फ्रॉड या ऑनलाइन चीटिंग। इसमें लोग बाग वार्तालाप के माध्यम से कुछ मैसेज आएगा कि आपके खाते में इतने पैसे आ गए हैं, इस लिंक पर आप दबाइए और प्राप्त कीजिए। तो या फोन करके ओटीपी पूछेंगे, हम फलाने बैंक से बोल रहे हैं, आपका बैंक बंद होने में, बैंक में खाता बंद होने में, और बैंक आपसे रिक्वेस्ट चाहता है कि आप ओटीपी बताइए ताकि आपका जो खाता चालू रहे, या सिम संबंधी बताएगा कि आपकी सिम बंद होने में। इस प्रकार से बात करता रहता है और हमारे को उनकी बातों के झांसे में लेकर के ओटीपी वगैरह और हमारा अकाउंट साफ। वार्तालाप के माध्यम से चालाकी से लोगों को जाल में फंसाया जाता है, जिसे निजी डाटा हो गया, पासवर्ड है, जानकारी ले लेते हैं। इसको कहते हैं फिशिंग या स्पूफिंग। स्पूफिंग, तो फिशिंग क्या होता है, पहले फिशिंग को देख लेते हैं। फिशिंग में होता है, फिशिंग में इस तरह की ठगी का तरीका, लोगों को प्रतिष्ठित या विश्वस्त संस्थान के नाम से फर्जी ईमेल भेजे जाते हैं। इस तरह के मेल का उद्देश्य जरूरी डाटा को चुराना होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। कुछ मेल भेजते हैं, यानी फर्जी बैंक के नाम से मेल आएगा, मैसेज आएगा, उस पर लिंक आएगा, इस लिंक पर दबाइए, आप कितने पैसे प्राप्त कीजिए। और जैसे उस लिंक के ऊपर जाते हैं, हमारे जितने भी क्रेडिट कार्ड हो गया और नेट बैंकिंग है, वो सारी निजी जानकारियां उनके पास चली जाती है। अगला है स्पूफिंग। स्पूफिंग में क्या होता है, ठगी करने वाला व्यक्ति वैध व्यवसाय, पड़ोसी या विश्वस्त होने के बहाने कि मैं फलाना आदमी बोल रहा हूँ, तेरा दोस्त बोल रहा हूँ, जिगरी दोस्त, तेरा जिगरी यार बोल रहा हूँ, मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, तुरंत प्रभाव से मेरे पैसे डालते हैं, अपना व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। अब इसके उपाय देख लेते हैं, साइबर सुरक्षा के उपाय। तो साइबर सुरक्षा के लिए अपने पासवर्ड, एटीएम पिन को गोपनीय बनाए रखें, कहीं पर लिखे नहीं एटीएम पिन पर, ना किसी को बताएं, समय समय पर इसको बदलते भी रहे। कंप्यूटर, लैपटॉप में जो नए से नया जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आता है वो लगाना चाहिए। किसी को भी फोन या ईमेल की व्यक्तिगत जानकारी हमारे को नहीं देनी चाहिए। एटीएम, बैंक खाते से संबंधित धोखाधड़ी की सूचना तत्काल संबंधित बैंक में देना चाहिए कि आपका ऐसा फोन आ रहा है, क्या वाकई में आप ही हो क्या, बैंक में जाकर के पता करना चाहिए। साइबर अपराध की स्थिति में नागरिक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर, नागरिक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, और टोल फ्री नंबर है 1930 टोल फ्री नंबर पर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और यदि कोई फोन करता है, इस प्रकार से परेशान करता है, तो आप पोर्टल पर शिकायत दर्ज कीजिए। इस प्रकार से वर्तमान समय में राज्य विकास के लिए कई प्रकार के राजकीय प्रयासों की पहल की जा रही है सरकार के द्वारा। फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में भी सुधार हो रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए भी अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रत्येक नागरिक को ये एहसास दिलाने के लिए कि उसका मत देश के लिए महत्वपूर्ण है, उसका जो वो हर वोट देश के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें स्वीप कार्यक्रम हो गया, मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, गांव में रैलियां निकाली जाती है, मतदान के लिए प्रेरित किया जाता है। समस्त वर्गों के कार्य के प्रति जवाबदेही हेतु सूचना का अधिकार हो गया, आरटीआई का अधिकार, तो बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 हो गया, तो बेहतरीन के लिए बनाया गया है। वही नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए, अपने कार्य में सुगम बनाने के साथ छिपे चले आए। तो साइबर जो अपराध है, जो फ्रॉड है, उनसे बचने के लिए भी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जन जागरूकता एवं सामाजिक सुधार हेतु किए जाने वाले राज्य के प्रयास ही
राज्य को प्रगति पत्र पर आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा और है, राजस्थान संपर्क पोर्टल। राजस्थान संपर्क पोर्टल में क्या है कि राज्य सरकार ने सितंबर 2019 को, ध्यान रखना, राजस्थान संपर्क पोर्टल जो ये है कब प्रारंभ किया गया है, सितंबर 2019 में चालू किया गया है, जिसमें जन सामान्य की शिकायत है, कोई भी आपकी शिकायत नहीं सुन रहे हैं तो शिकायत को तुरंत आप घर बैठे ही दर्ज करने और समस्याओं का निराकरण करने के लिए अभिनव प्रयास आरंभ किया है। इस पर कोई भी व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित हुए बिना आपको ऑफिस जाने की कोई समस्या नहीं है, घर बैठे ही आप ऑनलाइन आपकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये पंचायत समिति और जिला स्तर पर राजस्थान संपर्क केंद्रों पर निःशुल्क रूप से शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। सिटीजन कॉल सेंटर 181 से शिकायत को दर्ज कराने और उसकी सूचना प्राप्त करने की निःशुल्क सुविधा दी गई है। जो भी सुविधा आपकी शिकायत है, लाइट बार बार काट रहे हैं, शिकायत कीजिए, और दूसरी जो भी समस्या है 181 पर आप शिकायत कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का त्वरित समाधान होगा। अब जल्दी से क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो सर राजस्थान की महिला साक्षरता दर हो जाएगी 2011 में 52.12%। भूदान आंदोलन के जनक कौन है? भूदान आंदोलन किसके नेतृत्व में चला है? विनोबा भावे के नेतृत्व में चला है। महिला सशक्तिकरण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं पूछा है। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ, बिल्कुल सही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल है, बिल्कुल सही है। महिला स्वयं सहायता समूह में अधिकतम 30 महिलाएं? नो सर, 10 से 20 महिलाएं स्वयं निर्णय लेकर के एक समूह बनाती है। महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005 महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण और तुरंत राहत देने के उद्देश्य से चलाई गई, बिल्कुल सही है। तो इससे ऑप्शन हमारा ये गलत है सर। नेक्स्ट हम बात करें, राजस्थान में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार से लागू हुआ है। कब लागू हुआ है? ये निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार तो ये हुआ था अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ है। ईवीएम में अंतिम बटन कौन सा होता है? तो नोटा है, नोटा, नन फॉर अबव। तो यहाँ पर राजस्थान में पूछा है तो निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार जो राजस्थान में 2011 करना, आरटी है वो 2010 है। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार पूरा केंद्र में जो है 1 अप्रैल 2010 से लागू होता है, 1 अप्रैल 2010 से। लेकिन राजस्थान में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 आया था, 2011। और फिर बात करते हैं, मिलाना है वीवीपी 80 ये हो जाएगा वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भूदान आंदोलन किसके नेतृत्व में? विनोबा भावे। और मजदूर किसान शक्ति संगठन, सूचना का अधिकार है ये, और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। स्वीप कार्यक्रम क्या है? तो स्वीप कार्यक्रम मतदाताओं को जागरूक करने और अधिक से अधिक मतदान करने के लिए, और जितने भी अधिकारी वगैरह जो मतदान करवाते हैं उनको प्रशिक्षण के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया वो स्वीप कार्यक्रम है। राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया है? तो हम बताएंगे सर ये 1999, 15 मई 1999 को चालू किया गया है, लागू किया गया, सॉरी गठन किया गया 15 मई 1999 को राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। ओके, इस प्रकार से हमने सरकार के द्वारा नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक इस मूल्यों की स्थापना के लिए जो जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उनको हमने डिटेल से देखा है। तो वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।